चांद हमारी पृथ्वी से 3,84,000 किलोमीटर दूर एक ऐसी दुनिया जहां अनेकों रहस्य दफन पड़े हैं। हमारे ब्रह्मांड की इकलौती ऐसी जगह जहां हम इंसान इस धरती से बाहर निकलकर जा पाए हैं। हमारे पूर्वजों से लेकर आज तक हम चांद को देखकर हैरान होते आए हैं और यहां जाने की होड़ ने चांद को पूरी दुनिया के सामने चर्चा का विषय बना दिया है। आज हर एक देश चांद पर जाना चाहता है। अमेरिका हो, चाइना हो, रूस हो या फिर भारत, ये देश चांद पर उतरकर चांद के रहस्यों को खोजने में जुटे हुए हैं। लेकिन दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि चांद की दुनिया आखिर कैसी है? जहां इतने मिशंस भेजे गए हैं, वहां अगर आप जाकर देखें तो चांद पर आपका एक्सपीरियंस कैसा रहेगा? चांद की सतह कैसी है? क्या वहां मिट्टी है, पत्थर हैं, पहाड़ या फिर वहां पर रेत के मैदान कैसे हैं? वहां खड़े होकर आपको कैसा महसूस होगा? वहां पानी कहां पर है? क्या वहां पर समुद्र हैं? और वहां पर मौजूद गड्ढों में क्या राज दफन है? क्या वहां पर एलियंस हो सकते हैं? इन सब सवालों के उत्तर आज हम इस वीडियो में जानेंगे। आज हम धरती से चांद तक का सफर तय करेंगे। लेकिन इस अनोखे सफर की शुरुआत करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए। सबसे पहले हमें चांद तक जाने के लिए एक रास्ते का चुनाव करना होगा। क्या हम भारत के चंद्रयान 3 की तरह 43 दिनों में चांद तक पहुंचना चाहते हैं, या फिर अमेरिका के अपोलो 11 की तरह 3 से 4 दिनों में चांद पर जाना चाहते हैं? ऑब्वियसली हम 3 से 4 दिनों का सफर ही चुनेंगे, क्योंकि कोई भी स्पेस कैप्सूल में इतनी छोटी सी जगह में 40 दिन गुजारना नहीं चाहेगा। 3 से 4 दिन में हम चांद की सतह पर होंगे और हम ऐतिहासिक जगह ट्रैंक्विलिटी बेस पर उतरना चाहेंगे, जहां पर पहला मैन्ड मून मिशन उतारा गया था। लैंड होते ही हमारे सामने एक पूरा ऐसा जहां होगा जहां के चप्पे चप्पे को हम देखना चाहेंगे। बेहद खूबसूरत नजारा हमारे सामने होगा, लेकिन असलियत उतनी ही भयानक होगी। लैंडर से बाहर आते हुए हमें अपने सामने ही ईगल लैंडर दिखाई देगा, जिससे नील और बज एल्ड्रिन चांद पर उतरे थे। वहां पर हमें नील आर्मस्ट्रांग के जूतों के निशान भी देखने को मिलेंगे और आसपास बिखरा हुआ सामान जो एस्ट्रोनॉट्स वहां पर छोड़कर आए हैं, वो भी हमें वहीं पर दिखेगा। दूर दूर तक सिर्फ ऐसी ही चीजें होंगी जो बस पड़ी हैं, निर्जीव, न सांसें लेती हैं न हिलती हैं। आसपास का नजारा कुछ ऐसा होगा। नजरें उठाकर अगर इधर उधर देखोगे तो अंतहीन बंजर जमीन ही दिखाई देगी। सूरज की रोशनी से चांदी सी चमकती चांद की सतह, उबड़ खाबड़ सतह जहां जगह जगह पर छोटे और बहुत बड़े बड़े गड्ढे बने हुए हैं। ये लैंडस्केप आपको अंदर तक डरा देगा। आप अकेले ऐसी जगह पर कभी नहीं जाना चाहोगे। वहां उतरते ही आपको एहसास होगा कि आपका भार बहुत कम हो चुका है। दरअसल चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी के मुकाबले 6 गुना कम है। इसलिए अगर पृथ्वी पर आपका भार 60 किलो के करीब है, तो चांद पर आपका भार 10 किलो ही रह जाएगा। आप पृथ्वी पर जैसे चलते हैं, चांद पर उस तरह से नहीं चल पाएंगे। एक तो आप स्पेस सूट पहने होंगे, तो उसमें प्रेशराइज्ड हवा के चलते आप सही से नॉर्मली ऑपरेट नहीं कर पाएंगे, और दूसरा वहां का गुरुत्वाकर्षण कम होने की वजह से चांद की सतह की तरफ आपका खिंचाव कम होगा। इसलिए उछलकर चलना एक बेहतर ऑप्शन है। तो आप चांद पर इधर उधर जा सकते हैं, लेकिन वहां पर आपके लिए सबसे बड़ा खतरा चांद की मिट्टी हो सकती है। चांद की मिट्टी बहुत महीन है, किसी पाउडर की तरह, और ये मिट्टी स्पेस सूट से चिपक जाती है। यहाँ पर बहुत सावधानी बरतनी पड़ेगी कि ये मिट्टी आपके स्पेस सूट के मूविंग पार्ट्स में नहीं जानी चाहिए। इससे आपके स्पेस सूट में खराबी आ सकती है और ये बहुत खतरनाक हो सकता है जब आप अपने लैंडर से बहुत ज्यादा दूर आ चुके हों। ये खतरनाक हो सकता है। चांद पर गए एस्ट्रोनॉट्स का ये कहना है कि जब वो चांद की सतह पर काम करके अपने लैंडर में वापस आए थे, तो उन्हें गन पाउडर जैसी स्मेल आ रही थी। हो सकता है कि वो उसी मून डस्ट से आ रही हो जो उनके स्पेस सूट पर लग चुकी थी। लेकिन धरती पर जब वो मून रॉक्स लाई गईं, तो उनमें से कोई भी ऐसी स्मेल नहीं आई थी। और अब ये एक मिस्ट्री बन चुकी है और आपको इस मिस्ट्री से पर्दा उठाना होगा। अगर आप चांद पर जाकर बहुत एक्साइटेड हैं और बस आप आसपास घूमना चाहते हैं, तो भी आप खतरे की ओर जा रहे हैं। चांद पर कदम कदम पर खतरे हैं।
अगर आप बहुत तेज आगे जाते हैं तो आप आसानी से रुक नहीं पाएंगे, और अगर अचानक से आपके सामने अगर कोई ऐसा क्रेटर आता है जहां पर सिर्फ अंधेरा है, तो यकीन मानिए उस अंधेरे में जाने से पहले आपको हर हालात में रुकना पड़ेगा, क्योंकि वो अंधेरा नहीं है, वो साक्षात मृत्यु है। उस अंधेरे में जाते ही आप -200 डिग्री सेल्सियस तक के तापमान में जाकर वहीं पड़े रह जाएंगे। न स्पेस सूट बचा पाएगा और न ही कोई और ताकत आपको वहां पर बचा पाएगी। आप वहीं पर जम जाएंगे और जरा सा भी नहीं हिल पाएंगे। तो चांद पर हर एक कदम फूंक फूंक कर रखना पड़ता है। इसके अलावा अगर आप निगाहें आसमान की ओर करेंगे तो पॉसिबल है कि आप हमारी पृथ्वी को चांद के आसमान में एकदम साफ साफ देख पाओगे। इसके अलावा आपको चांद के आसमान में सूरज भी दिखाई देगा, बाकी पूरा आसमान काला होगा, ना कोई तारा होगा और ना ही कोई ग्रह, कुछ भी नहीं, बस स्याह काला अंधेरा और अंधेरा आसमान। ऊपर देखकर आप धरती को देखकर खुश हो सकते हैं और शुक्रिया कर सकते हैं कि इंसानियत धरती जैसे ग्रह पर रहती है, और बाकी काले आसमान को देखकर डर और बोरियत का एहसास कर सकते हैं। चांद का आसमान काला इसलिए है क्योंकि चांद पर कोई एटमॉस्फेयर नहीं है जहां से लाइट रिफ्लेक्ट या रिफ्रैक्ट हो सके, जैसा पृथ्वी पर अक्सर होता है। लेकिन चांद का भयानक आसमान सिर्फ आपको डराएगा नहीं, बल्कि वो एक बड़ी मुसीबत भी बन सकता है। क्या आप जानते हैं कि चांद पर इतने गड्ढे क्यों हैं? तो इसका जवाब है कि चांद पर कोई एटमॉस्फेयर ही नहीं है, इसलिए जो भी छोटे छोटे एस्टेरॉइड्स स्पेस में घूम रहे होते हैं वो चांद की ग्रेविटी की वजह से चांद से आकर टकरा जाते हैं। एटमॉस्फेयर न होने की वजह से वो सीधा इसकी सतह तक पहुंच जाते हैं, जबकि पृथ्वी पर एटमॉस्फेयर की वजह से कोई भी एस्टेरॉइड सतह से पहुंचने से पहले ही जलकर नष्ट हो जाते हैं। लेकिन चांद पर हमारे पास ऐसा कोई भी सुरक्षा कवच नहीं है, इसीलिए चांद पर ये एस्टेरॉइड्स किसी भी एस्ट्रोनॉट के लिए सबसे बड़ा खतरा बन सकते हैं। कोई नहीं जानता कि कब कौन सा एस्टेरॉइड आकर हमसे टकरा जाए। आप बस ये समझिए कि चांद हर तरह से, हर तरफ से आपकी जान लेने की कोशिश करेगा, और आपको हर कोशिश करनी है वहां पर जिंदा रहने की। चांद पर जाना मिशन तो है, लेकिन असल में ये एक जंग होती है नेचर और इंसान के बीच में, जहां कभी नेचर जीत जाता है तो कभी इंसान। लेकिन इंसान तैयारी तो पूरी करता है कि वहां पर पूरी तरह से वो सुरक्षित रहे, लेकिन एक और चीज है जो आपको अंदर तक सहमा देगी, और वो ये है कि आप चांद पर किसी को चिल्लाकर बुलाना भी चाहें तो वो भी नहीं बुला सकते। अगर किसी वजह से स्पेस सूट में लगा गैजेट काम नहीं करता है तो आपके पास अपनी टीम से संपर्क करने का कोई भी तरीका नहीं होगा, और ये चीज हमें जरूर सोचने पर मजबूर करती है कि वाकई चांद बहुत खतरनाक है। कई बार हमें ये सुनने को मिलता है कि चांद पर एलियंस हैं, लेकिन नासा इस बात से हमेशा इनकार करता आया है। एस्ट्रोनॉट्स ने कई बार चांद पर कुछ अजीब सा नोटिस किया था, लेकिन उन चीजों को नासा ने इतनी तवज्जो नहीं दी। हाँ, ये हो सकता है कि चांद पर कोई ऐसी लाइफ मौजूद हो जो चांद के क्रेटर्स में जमा पानी में जमी पड़ी हो, और ये चीज भी हमें डर का एहसास कराती है कि अगर हम जमे हुए पानी को कभी उन क्रेटर से निकालकर इस्तेमाल करने की कोशिश भी करें तो हम कहीं अपने लिए वहां चांद पर कब्रिस्तान न बना दें। चांद आज भी हमारे लिए उतना ही खतरनाक है जितना वो पहले कभी हुआ करता था। हमें खुद को इवॉल्व करना होगा और इसके रहस्यों का पता लगाना होगा, और तब जाकर हम चांद को अच्छे से समझ पाएंगे। लेकिन तब तक के लिए चांद हमारे लिए एक रहस्य ही बना रहेगा। लेकिन चांद के साउथ पोल पर उतरना बड़ी बड़ी सुपर पावर्स के लिए भी किसी नाइटमेयर से कम नहीं है। वहां पर कंडीशंस पूरी तरह से हॉस्टाइल हैं, वहां कम्युनिकेशन सही से नहीं हो पाता, लेकिन फिर भी मून मिशंस के लिए साउथ पोल सबसे पसंदीदा जगहों में से एक है। आखिर ऐसा क्यों है कि यूएसए, रशिया, चाइना और इवन इंडिया भी चांद के साउथ पोल पर ही उतरना चाहता है, नॉर्थ पोल पर नहीं? आखिर नॉर्थ पोल की बजाय साउथ पोल मून मिशंस के लिए सबसे पसंदीदा जगह क्यों है? आइए जानते हैं। स्पेस एक्सपर्ट्स की अगर बात करें तो उनके इस विषय पर मिले जुले विचार हैं। कुछ कहते हैं कि साउथ पोल पर ज्यादा वाटर आइस मौजूद है, जो कि एक वैल्यूएबल रिसोर्स है। वहीं कुछ लोग ये मानते हैं कि जरूरी नहीं है कि जो साउथ पोल है वो चांद के नॉर्थ पोल से बेहतर हो।
सोलर एनर्जी, मटेरियल रिसोर्सेज और ईज ऑफ लैंडिंग के मामले में चांद का नॉर्थ पोल कहीं ज्यादा बेहतर मालूम पड़ता है। लेकिन चाहे कुछ भी हो, स्पेस एक्सप्लोरेशन के इतिहास में साउथ पोल एक अलग ही महत्व रखता है और साउथ पोल के इतना पॉपुलर होने के पीछे कई हिस्टोरिकल रीजंस भी हैं। सन 1990 के दशक में ज्यादातर जो मून मिशंस थे वो साउथ पोल पर ही फोकस थे। उन मिशन से हम साउथ पोल को काफी ज्यादा एक्सप्लोर कर चुके थे, जिस वजह से किसी अनजान या फिर यूं कहें कि नॉर्थ पोल की तरफ जाकर लैंड करना हमारे लिए बिल्कुल ही नया एक्सपीरियंस रहता, जिससे फेलियर के चांसेस और भी ज्यादा इंक्रीज हो जाते। और इसी वजह से जानी पहचानी जगह पर मिशंस उतारना एक बेटर ऑप्शन था और इसी वजह से साउथ पोल हमारे फ्यूचर मिशंस के लिए खास बन गया। स्पेस एक्सपर्ट्स ये भी कहते हैं कि चांद के दोनों पोल्स काफी हद तक सिमिलर हैं। दोनों ही जगहों पर पहाड़, पठार, दर्रे और बड़े बड़े क्रेटर्स, कुछ पुराने और कुछ नए और अनेकों तरह के जियोलॉजिकल फीचर्स देखने को मिल जाते हैं। इन दोनों में ही फर्क करना बहुत मुश्किल है। हाँ, इन दोनों पोल्स में फर्क है, लेकिन वो इतना नहीं है कि हम किसी एक पोल को बेहतर लैंडिंग साइट का दर्जा दे दें और दूसरे को बिल्कुल ही किनारे कर दें। पोल्स पर कुछ ऐसी जगह होती हैं जहां सूरज की रोशनी हमेशा रहती है और उन इलाकों को पीक्स ऑफ इटर्नल लाइट कहा जाता है। ऑब्वियसली ये हम सब जानते हैं कि वो लाइट इटर्नल नहीं होती, बल्कि सूर्य से आ रही होती है। इस कॉन्टेक्स्ट में ये नाम थोड़ा मिसलीडिंग जरूर लगता है, खैर कोई बात नहीं। तो चांद पर ऐसी टॉप 20 जगहों में से 7 जगहें नॉर्थ पोल के पास मौजूद हैं और ऐसा इसलिए है क्योंकि नॉर्थ पोल पर सनलाइट साउथ पोल के मुकाबले काफी ज्यादा देर तक रहती है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि नॉर्थ पोल ही बेहतर है। अगर आप टाइम पीरियड को ना देखकर सोलर एनर्जी को देखें तो यहाँ पर साउथ पोल बाजी मार जाता है। यानी कि साउथ पोल पर हमें एक हेल्दी अमाउंट ऑफ सोलर एनर्जी मिल जाती है जो हमारे मिशंस को चलाए रखने में क्रिटिकल रोल प्ले करती है। और ये भी एक वजह है कि साउथ पोल को ज्यादा प्रेफर किया जाता है मून मिशंस के लिए। इसके अलावा साउथ पोल की लोकेशन अपने आप में बेहद खास है। चांद का साउथ पोल लोकेटेड है साउथ पोल एटकिन बेसिन में, जो कि एक बहुत बड़ा क्रेटर है और इसकी वजह से ये जगह और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग बन जाती है। पॉसिबल है कि यहाँ पर चांद की डीप क्रस्ट या फिर अपर मेंटल से मटेरियल मिल जाए, जिससे हम चांद को और बेहतर से समझ पाएंगे। लेकिन इन सब के अलावा इन क्रेटर्स में वाटर आइस मिलने की संभावना काफी ज्यादा है। फ्यूचर मिशंस के लिए मून बेस बनाने के लिए हमें चांद पर पानी चाहिए होगा। मून पर कॉलोनीज को सस्टेन करने के लिए और रॉकेट फ्यूल के लिए भी पानी एक अहम चीज होगी। इसलिए चांद पर पानी सबसे वैल्यूएबल रिसोर्स होगा और अगर चांद पर पानी के भंडार मिल जाते हैं तो इससे बेहतर कुछ और हो ही नहीं सकता। और साउथ पोल के क्रेटर्स में वाटर आइस मिलने की संभावना सबसे ज्यादा है। इवन हमारे द्वारा भेजे गए चंद्रयान 1 ने चांद के साउथ पोल पर ही पानी खोजा था, जिसके बाद में नासा के LRO यानी ल्यूनर रिकॉनेसेंस ऑर्बिटर ने ये कंफर्म भी किया था, यानी चांद के साउथ पोल पर पानी के भंडार मौजूद हैं। हालांकि इस बात में कोई दो राय नहीं है कि नॉर्थ पोल पर भी क्रेटर्स हैं और उन क्रेटर्स में भी पानी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर साउथ पोल जरा आगे निकल जाता है। अगर साउथ पोल और नॉर्थ पोल में पानी का रेशो देखें तो वो 1.25:1 है, यानी साउथ पोल पर पानी ज्यादा मात्रा में है। तो बेहतरी इसी में है कि हम साउथ पोल को ही एक्सप्लोर करें और ये भी एक बहुत बड़ी वजह है कि साउथ पोल को मून मिशंस के लिए ज्यादा तवज्जो दी जाती है। पर एक बात है कि हम इंसान हर जगह पर भी अपना दिमाग नहीं लगाते। कुछ ऐसी परंपराएं होती हैं जिन्हें हम बिना किसी सवाल के अपनाते चले जाते हैं और एक्सपर्ट्स ने ये पॉइंट आउट किया है कि साउथ पोल पर उतरना एक हिस्टोरिकल मिसकंसेप्शन भी है। और कुछ लोग ये मानते हैं कि साउथ पोल पर कुछ ऐसी माउंटेन्स हैं जहां पर हमेशा सूरज की रोशनी पड़ती रहती है और इसी मिसकंसेप्शन की वजह से मून का साउथ पोल प्लेस ऑफ इटर्नल लाइट की तरह पेश किया गया। और शायद ये एक बड़ी वजह थी कि साउथ पोल के लिए ज्यादा मिशंस प्लान किए गए। ये बात है साल 1970 से 1980 की। एमेच्योर एस्ट्रोनॉमर का एक ग्रुप जिसे जॉन वेस्टफॉल लीड कर रहे थे और उनका काम था चांद के साउथ पोल के आसपास के इलाकों को मैप करना। 1960 के दशक में जब अपोलो प्रोग्राम्स जोरों शोरों पर था, तब चांद का ये इलाका इतना ज्यादा मैप नहीं किया गया था और इसे ल्यूना इकोगनिटा के नाम से जाना जाता था। वेस्टफॉल ने जो भी काम किया उसकी वजह से साउथ पोल के बारे में जो अंडरस्टैंडिंग और जो नॉलेज थी वो कहीं और ज्यादा बढ़ गई।
और उसी जगह को और ज्यादा जानने की क्यूरियोसिटी ने फर्दर वहां पर मिशंस प्लान करवा दिए। साउथ पोल के इतना पॉपुलर होने के पीछे एक और वजह जीनी शूमेकर को ही ले लीजिए। ये बात है सन 1994 की। जीनी शूमेकर और उनकी टीम जर्नल साइंस में एक पेपर पब्लिश करते हैं जिसका नाम होता है द साउथ पोल रीजन ऑफ मून एज सीन बाय क्लीमेंटाइन। दरअसल ये पेपर बताता है कि क्लीमेंटाइन मिशन से पहले मून का साउथ पोल रीजन इतना एक्सप्लोर नहीं किया गया था, लेकिन इसके बाद से हमने वहां से बहुत इंफॉर्मेशन गैदर की। तो यहाँ पर इस पेपर में स्पेशली साउथ पोलर रीजन की बात की गई है। इसके टाइटल में भी पोलर रीजन की जगह स्पेशली साउथ पोलर रीजन लिखा गया है और ये चीज काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि क्लीमेंटाइन मिशन ने दोनों ही पोल से डेटा इकट्ठा किया था। इसी से पता चला कि साउथ पोल का जो एरिया है वो ज्यादा शैडो में है। ये पेपर डिस्क्राइब करता है कि ये शैडोड रीजन्स ही चांद पर पानी और बर्फ के सोर्स हो सकते हैं और इसलिए भी चांद का साउथ पोल सबसे ज्यादा फेवरेट है। नासा भी जल्द ही चांद पर उतरने वाला है और उनका ये मिशन भी साउथ पोल पर ही होगा क्योंकि अगर मून पर कॉलोनीज बनती हैं तो बाकी रिसोर्सेज भी आसपास ही होने चाहिए और ऐसे में साउथ पोल के क्रेटर्स हमारे बड़े काम आने वाले हैं। ये कोई संयोग नहीं है कि साउथ पोल पर हम इतना ज्यादा फोकस कर रहे हैं, बल्कि साउथ पोल पर जो खजाना है वो किसी को भी सुपर पावर बना सकता है। करवट लेते हुए वक्त में फिर एक बार इतिहास रचने की कोशिश की जा रही है। जो काम आज से करीब 5 दशकों पहले जल्दबाजी में किया गया था, अब उसे पूरे इत्मीनान के साथ दोहराने का वक्त आ चुका है। जी हाँ, ये है नासा का आर्टेमिस मिशन, जिसके सहारे फिर एक बार नासा चांद को फतह करना चाहता है। साल 1972 के बाद पहली बार फिर एक बार इंसान चांद की सतह पर उतरेगा और इस बार इस मिशन को लेकर खास ये है कि अब एक महिला और एक मैन ऑफ कलर यानी कि अश्वेत व्यक्ति भी चांद की यात्रा पर जाएगा। ये न केवल एक बहुत बड़ी साइंटिफिक अकम्प्लिशमेंट होगी, बल्कि इसे मानवता के लिए एक अत्यंत बड़े लम्हे के रूप में भी देखा जा रहा है। जो जोखिम, जो रोमांच और जो खौफ आज से 50 सालों पहले चांद की यात्रा पर निकले एस्ट्रोनॉट्स ने एक्सपीरियंस किया था, वही इन नए एस्ट्रोनॉट्स को भी मिलेगा। मगर बीतते वक्त के साथ चीजें बहुत बदल गई हैं। आज हम 70 के दशक के मुकाबले कहीं ज्यादा एडवांस हैं। हमारे रॉकेट्स, हमारे कंप्यूटर्स पहले की अपेक्षा हर सूरत में बेहतर हैं। मगर वो चांद है एक ऐसी वीरानी दुनिया जो आज भी हमारी नजरों से बहुत ज्यादा छिपी हुई है। यहाँ पर आज भी वही खतरे, वही जोखिम हमारा इंतजार कर रहे हैं, जिन्हें आज से चंद दशकों पहले मात देकर इन एस्ट्रोनॉट्स ने फतह हासिल की थी। हाल ही में नासा ने दुनिया की मुलाकात एस्ट्रोनॉट्स के उस दस्ते से कराई जो कि आर्टेमिस अभियान के तहत साल 2024 में चांद की सतह पर लैंड करेंगे। ये एक ऐतिहासिक लम्हा होगा जब हम फिर एक बार चांद की सतह पर उतरकर अपने जहन में उन पुराने दिनों के नॉस्टैल्जिया को जगा सकेंगे। साथ ही हमारी भावी पीढ़ियों को भी क्रूड स्पेस फ्लाइट में शामिल होने की प्रेरणा मिलेगी। बेशक स्पेस फ्लाइट में हमेशा रिस्क इन्वॉल्व होता ही है। धरती से हजारों किलोमीटर की दूरी पर वीराने अंतरिक्ष में किसी अनजान दुनिया का रुख करना एक रोमांच का एहसास तो है ही, मगर ये उन खतरों को भी याद दिलाता है जिनसे होकर हमारे एंसेस्टर्स ने यहाँ तक की राह बनाई है। बात करें अगर पिछले 60 सालों की, तो जब से इंसानों ने बादलों को चीर काले अंतरिक्ष का रुख करना शुरू किया है, तब से आज तक बहुत से ऐसे अफसोसजनक हादसे भी पेश आए हैं जिनमें बहुत सी कीमती जानों को मौत का दामन थामना पड़ा। फिर चाहे वो मून मिशन अपोलो के प्रैक्टिस राउंड के दौरान कैबिन में आग लगकर तीनों एस्ट्रोनॉट्स की झुलसकर मौत होनी हो, या फिर धरती पर वापस आते हुए स्पेस शटल कोलंबिया के साथ हुई वो ट्रेजेडी। आज तक अंतरिक्ष के सफर पर निकली बहुत सी यात्राएं मौत की मंजिल पर आकर भी थमी हैं। ऐसे में दुनिया भर की स्पेस एजेंसीज को ये चाहिए कि वो अंतरिक्ष यात्रा पर जा रहे एस्ट्रोनॉट्स की सुरक्षा सुनिश्चित करे। नो डाउट नासा ने एक कमाल का सेफ्टी पैरामीटर मेंटेन किया है, फिर चाहे वो आईएसएस पर होने वाली रेगुलर स्पेस वॉक्स और रिकवरी फ्लाइट्स हों या फिर हबल स्पेस टेलीस्कोप की मेंटेनेंस जैसे बेहद चैलेंजिंग स्पेस मिशंस। इन सब के दौरान आज तक किसी भी अनहोनी घटना की कोई खबर सामने नहीं आई, जिसका श्रेय नासा के बेहद सख्त सेफ्टी स्टैंडर्ड्स और हर एक स्पेस फ्लाइट से पहले होने वाली बेहद कड़ी इंस्पेक्शन ड्राइव्स को ही जाता है। मगर इसका मतलब ये नहीं है कि आज तक नासा में काम कर रहे वैज्ञानिक और इंजीनियर से कोई गलती नहीं हुई है।
पिछले कुछ दशकों में ऐसी घटनाएं भी सामने आई हैं जहां पर नासा एम्प्लॉइज के इग्नोरेंट बिहेवियर के चलते कुछ ऐसे हादसे पेश आए जिनसे एजेंसी की साख को भारी नुकसान पहुंचा। लिहाजा इन घटनाओं के बाद जांच में सब कुछ साफ तो हुआ, दोषियों पर उचित कार्रवाई भी हुई और भविष्य में उत्पन्न होने वाली ऐसी किसी भी सुरक्षा चुनौती से निपटने के लिए पहले ही कुछ नियमों और कायदों को निर्धारित कर दिया गया है। हम सब जानते हैं कि नासा इस दुनिया की एक लीडिंग स्पेस एजेंसी है जो आए दिन कुछ न कुछ नया और चैलेंजिंग करती रहती है। ऐसे में इसके सिक्योरिटी पैरामीटर्स को निरंतर मेंटेन रख पाना एक चैलेंजिंग येट नेसेसरी मेजर है। इस बीच एजेंसी के उच्चाधिकारियों की ये जिम्मेदारी है कि वो किसी भी दबाव या लालच से हटकर किसी भी डिपार्टमेंट या कॉन्ट्रैक्टर की ओर से होने वाली गलतियों को पॉइंट आउट करें और उन चीजों को दुरुस्त करने के लिए फौरन उन्हें बदलने से भी गुरेज न करें। इतिहास में एक नहीं बल्कि कई बार ऐसा हो चुका है जब एक मामूली सी गलती के चलते पूरा का पूरा स्पेस मिशन बर्बाद होकर रह गया। नतीजतन स्पेसक्राफ्ट के डैमेज होने के साथ ही उसमें सवार एस्ट्रोनॉट्स को भी एक दर्दनाक मौत मरना पड़ा। ये किस्सा है साल 1967 का। अभी नासा को बने ठीक से 10 साल भी पूरे नहीं हुए थे कि इसने अपने इतिहास का एक बड़ा हादसा देखा। दरअसल राष्ट्रपति कैनेडी के चांद पर जाने के ऐलान के बाद नासा के लिए ये एक बहुत बड़ी चुनौती थी। अभी इंसान को अंतरिक्ष में गए महज चंद साल ही बीते थे। ऐसे में सीधा चांद की सतह पर पहुंचना एक बहुत बड़ा चैलेंज था। इस कड़ी में चांद से जाने से जुड़े बहुत से अहम सिस्टम्स पर टेस्ट और एक्सपेरिमेंट्स का सिलसिला जारी था। इन्हीं में से एक था अपोलो 1 मिशन, जिसका उद्देश्य चांद की एक टेस्ट ट्रिप मारना था। इस मिशन के ट्रायल फेज के दौरान एक दिन जब लॉन्च की रिहर्सल चल रही थी तो कमांड मॉड्यूल के कैबिन में आग लग गई। रॉकेट के टॉप पर माउंट कैबिन में तीनों एस्ट्रोनॉट्स झुलसकर मर गए। ये घटना वाकई काफी चौंकाने वाली थी क्योंकि इसने नासा के सिक्योरिटी स्टैंडर्ड्स को पूरी दुनिया के सामने बेनकाब करके रख दिया था। इस घटना के बाद अमेरिका की काफी किरकिरी हुई। जब इस मामले की जांच शुरू हुई तो उस दौर के यूएस एयरफोर्स चीफ जनरल सैम फिलिप्स से लेकर मार्शल स्पेस फ्लाइट सेंटर के अधीक्षक वार्नर वॉन ब्राउन तक पर गाज गिरी। जांच में ये पाया गया कि आग लगने की मुख्य वजह कमांड मॉड्यूल की सर्किटरी में हुआ एक शॉर्ट था। जांच रिपोर्ट में ये साफ साफ मेंशन्ड है कि प्राइमरीली जब उन तारों में शॉर्ट सर्किट हुआ तो उन पर लगी टेफ्लॉन की कवरिंग जलने लगी। लिहाजा टेफ्लॉन एक फायर रेजिस्टेंट मटेरियल है, बट स्टिल ये पता नहीं कैसे उसने आग पकड़ ली और बढ़ते बढ़ते यही आग एक होज तक जा पहुंची जिसमें सिस्टम को ठंडा रखने के लिए एक फ्लेमेबल कूलेंट लिक्विड दौड़ रहा था। जैसे ही ये आग कूलेंट के संपर्क में आई तो एक जोरदार धमाका हुआ और बड़ी बड़ी आग की लपटों के बीच अपोलो 1 का कमांड मॉड्यूल जलकर खाक हो गया। ये नासा के इतिहास का एक काला अध्याय था। जब इस हादसे की वजह तलाशी गई, एक जांच हुई तो ये पाया गया कि ये हादसा जल्दबाजी में बरती हुई लापरवाही का नतीजा थी। टेक्नीशियंस और इंजीनियर्स पर कैसे भी करके डेडलाइन के भीतर ही काम पूरा करने का दबाव था। ऐसे में उन्होंने बहुत जगह जल्दबाजी में गलतियां की, जिसमें से एक नतीजा ये हादसा बना। इस हादसे से पहले अपोलो मिशन के प्रोग्राम ऑफिसर जोसेफ शिया ने यह दावा किया कि अगर केबिन में आग लगी तो इसका एकमात्र कारण क्रू का सिगरेट सुलगाना होगा, अन्यथा इस केबिन में आग लग पाना नामुमकिन है। लिहाजा इस हादसे के बाद उनके दावों की हवा निकल गई। उस दौर के नासा एडमिनिस्ट्रेटर जेम्स वेब ने अपने एक इंटरव्यू में कहा था कि वो आग मैनेजमेंट के फेलियर का नतीजा थी। जेम्स वेब ने बहुत कड़े बदलाव कर ये दिखा दिया कि वो एजेंसी की सुरक्षा से संबंधित किसी भी कोताही को बर्दाश्त नहीं करने वाले। इस घटना ने उनका हाई लेवल मैनेजमेंट से भरोसा उठा दिया था, जिसका परिणाम ये हुआ कि उन्होंने अपने हिसाब से नए सेफ्टी नॉर्म्स तैयार किए और साथ ही टॉप एडमिनिस्ट्रेशन में भी बदलाव किए, जिसके बाद नासा की सुरक्षा प्रणाली और बेहतर हुई और आने वाले मिशंस में जानलेवा हादसों के होने की संभावनाएं घटी और हर सूरत में नासा एक सेफ्टी फर्स्ट एजेंसी बनकर उभरी। अब क्योंकि इस महान अपोलो मिशन की शुरुआत ही एक दिल दहला देने वाली घटना के साथ हुई थी, इसने सबको डरा कर रख दिया था। ऐसे में नर्वस होकर आगे का अभियान शुरू किया गया और इसके बाद किस्मत से सब कुछ ठीक भी हुआ। एक के बाद एक 7 अपोलो फ्लाइट्स ने उड़ान भरी, जिसमें से सफलतापूर्वक 6 फ्लाइट्स को चांद की सतह पर लैंड भी करवाया गया। मिड फ्लाइट इमरजेंसी के बीच एक फ्लाइट को सही सलामत वापस लाया गया और कुल मिलाकर यहाँ तक सब कुछ ठीक था। मगर फिर आया
साल 1986 का साल, जहां फिर एक बार ऐसा हुआ जिसने नासा के सुरक्षा मापदंडों को कटघरे में लाकर खड़ा कर दिया। जी हां, ये था साल 1986 में हुआ चैलेंजर स्पेस शटल डिजास्टर, जिसमें लॉन्च के महज 73 सेकंड के बाद ही स्पेस शटल हवा में फट गया। नतीजतन इसमें सवार 7 एस्ट्रोनॉट्स एक दर्दनाक मौत मारे गए और फिर एक बार दुनिया ने नासा को घूरती हुई निगाहों से देखना शुरू कर दिया। इस हादसे के बाद भी दुनिया में नासा की किरकिरी हुई, जिसके बाद फिर एक बार नासा ने अपने सेफ्टी पैरामीटर्स को खंगालना शुरू किया। इस हादसे के बाद बैठी जांच ने यह पाया कि यह घटना भी एक मानवीय भूल का ही परिणाम थी। इस मिशन से एसोसिएटेड कॉन्ट्रैक्टर्स और सीनियर इंजीनियर्स ने पहले ही नासा के टॉप मैनेजमेंट को इस बात की इत्तला दे दी थी कि वो बिलो फ्रीजिंग पॉइंट टेम्परेचर पर लॉन्च ना करें, मगर मैनेजमेंट में आसीन ऑफिशियल्स ने इस सलाह को बाईपास कर लॉन्च करने का फैसला कर लिया और फिर वही हुआ जिसका अंदेशा जताया गया था। लॉन्च के कुछ देर बाद ही स्पेस शटल के SRB का रिंग मैकेनिज्म फेल हो गया, जिसके परिणाम स्वरूप उसमें आग लग गई और पूरा स्पेसक्राफ्ट बीच हवा में ही एक धमाके की भेंट चढ़ गया। मगर इसके बाद फिर एक बार गलतियों से सीख लेकर नासा ने अपने स्पेस मिशन को और ज्यादा सुरक्षित और विश्वसनीय बनाया। पूरे 2 साल तक स्पेस शटल मिशन को रोककर उन पर रिसर्च और डेवलपमेंट का काम किया गया और आगे चलकर उसी के दम पर हबल स्पेस टेलीस्कोप की लॉन्च और मेंटेनेंस, ISS जैसे ग्रैंड स्पेस स्टेशन का कंस्ट्रक्शन भी अंजाम दिया गया। मगर 1 फरवरी सन 2003 को फिर एक बार ऐसा हुआ जिसने नासा को हिलाकर रख दिया। जी हां, मैं बात कर रहा हूं कोलंबिया स्पेस शटल डिजास्टर की, जिसमें अंतरिक्ष से वापस लौटते हुए कल्पना चावला समेत 7 एस्ट्रोनॉट्स की जान गई। बाद में जब इस मामले की जांच हुई तो फिर एक बार वही सेम वजह थी। इस बार भी टेक्नीशियन और इंजीनियर्स की लापरवाही के चलते इन एस्ट्रोनॉट्स को अपनी जान गंवानी पड़ी और नासा को अपनी इज्जत गंवानी पड़ी। खैर, आज की बात करें तो आज नासा आर्टेमिस जैसे बेहद बड़े मिशन को अंजाम देने जा रहा है, तो ऐसी लापरवाहियां कतई बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। आज के सेफ्टी नॉर्म्स पहले की अपेक्षा लाखों गुना ज्यादा बेहतर हैं, मगर उन्हें और भी बेहतर बनाने की जरूरत है ताकि ऐसे हादसों की संभावनाएं शून्य पर लाई जा सकें। इवन नासा ने भी अपनी कमिटमेंट टू सेफ्टी जाहिर करते हुए सभी टेस्ट और एक्सपेरिमेंट्स को फुल प्रूफ रखने की कमिटमेंट दी है ताकि कोई भी हादसा पेश न आने पाए। जब से इंसान इस धरती पर आया है तब से आज तक इस पूरी ऐतिहासिक टाइमलाइन के दौरान एक चीज है जो कभी नहीं बदली, और वो चीज हमेशा धरती की परछाई बनकर चलती रही। वो चीज है हमारा चांद, जिसे जानकर हम इंसानों ने अपनी दिनचर्या को निर्मित किया। यही वो चीज है जिसने अपनी ग्रेविटी से समुद्रों को जीवन दिया, उनमें लहरें पैदा की, अनेकों पक्षियों और स्पीसीज के लिए किसी कंपस का काम किया। पूरी मानव सभ्यता ने इसी आधार पर अपने कैलेंडर बनाए। अनेकों जानवर इसी को देखकर अपना पलायन करते हैं, शिकार पर निकलते हैं, और डंक बीटल जैसे जीव चांद को देखकर ही नेविगेट करते हैं। वो चांद ही था जिसकी वजह से पृथ्वी पर उन परिस्थितियों का निर्माण हुआ कि जीवन धरती पर फल फूल सके। कुछ थ्योरीज तो ये भी कहती हैं कि पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत चांद की वजह से ही हो पाई थी। इसका ऑर्बिट पृथ्वी पर मौसम को कंट्रोल करता है और आज भी यही मौसम पृथ्वी को डोमिनेट कर रहा है। यानी कहने का मतलब यह है कि धरती पर जीवन और मानव सभ्यता का अस्तित्व चांद के बदौलत ही संभव है। पर क्या ऐसा हमेशा के लिए रहेगा? क्योंकि चांद हमारी पृथ्वी से लगातार दूर जा रहा है और हम कुछ भी नहीं कर सकते। चांद हमारी अर्थ के अराउंड एक बेहद ही प्रिसाइज ऑर्बिट में घूमता है। ये अपनी एक्सिस पर एक चक्कर ठीक उतने ही समय में लगाता है जितने समय में ये पृथ्वी का एक ऑर्बिट पूरा करता है, और इसी वजह से हम चांद के सिर्फ एक हिस्से को ही देख पाते हैं। यानी कि मून हमारी अर्थ से टाइडली लॉक्ड है। अपोलो मिशंस के दौरान चांद पर हमने कई रेट्रो रिफ्लेक्टर्स छोड़े थे। जब वैज्ञानिकों ने उन पर लेजर्स को फायर किया और रिफ्लेक्टेड लेजर्स पर जब स्टडी की गई तो हमें पता चला कि चांद तो हमसे दूर होता जा रहा है, और इस प्रोसेस को ल्यूनर रिसेशन कहा जाता है। बढ़ती टेक्नोलॉजी के साथ वैज्ञानिकों ने एकदम प्रिसाइज और पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ ये पता लगा लिया है कि ये कितनी तेजी से
हमसे दूर होता जा रहा है 3.8 सेंटीमीटर हर साल। जी हाँ, यही स्पीड है चांद की। फिलहाल ये स्पीड देखने में बहुत कम लग सकती है, लेकिन एक बड़े टाइम स्केल पर इसका असर बहुत बड़ा हो जाता है और आप यकीन नहीं करेंगे कि चांद के दूर हो जाने में कहीं ना कहीं आप, मैं और हम सब भी जिम्मेदार हैं। तो आज के इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि चांद हमसे दूर क्यों भाग रहा है, इसमें हमारी क्या भूमिका है और क्या हमें इससे कोई फर्क पड़ेगा। ज्वार भाटा, ये सब टाइड्स का खेल है जिसे अक्सर हम ज्वार भाटा कहते हैं। डेविड वेल्थम, जो कि जियोफिजिक्स के प्रोफेसर हैं, उन्होंने इस अर्थ मून रिलेशनशिप को गहराई से स्टडी किया है। तो चलिए आपको आसान भाषा में इस पूरी प्रोसेस को समझाते हैं। हमें पता है कि अर्थ अपनी एक्सिस पर रोटेट करती है और मून भी अर्थ को ऑर्बिट करता है। चांद अपनी ग्रेविटी से पृथ्वी के महासागरों को अपनी ओर खींचता है, जिससे समुद्रों में हाई और लो टाइड्स बनती हैं। दरअसल ये टाइड्स समुद्र में एक तरह का पानी का उभार होता है जो चांद की ग्रेविटी की वजह से पैदा होता है। अब ये उभार तो चांद की ग्रेविटी की वजह से बन जाता है, लेकिन धरती अपनी एक्सिस पर काफी ज्यादा स्पीड से घूमती है और उस समुद्री उभार का बेस, जो कि समुद्र की सतह पर है, वो भी पृथ्वी के साथ ही घूमता है। तो वो उभार हमेशा पृथ्वी की स्पीड की वजह से चांद से आगे ही रहता है और चांद उस टाइड को पीछे से अपनी ओर खींचने का प्रयास करता है। इसी वजह से धरती की सरफेस और ओशंस के पानी में एक जबरदस्त फ्रिक्शन देखने को मिलता है और धरती की कुछ रोटेशनल एनर्जी इसमें खत्म हो जाती है। धरती अपनी एक्सिस पर धीमी हो जाती है और चांद को इससे एनर्जी गेन होती है। क्योंकि पूरे सिस्टम का मोमेंटम कंजर्व रहना चाहिए, इसीलिए चांद अपनी ऑर्बिट में थोड़ा दूर खिसक जाता है और इस तरह से चांद हमसे दूर चला जाता है। तो यह है पूरी प्रोसेस जिसकी वजह से चांद हमसे दूर जाता जा रहा है। लेकिन ये पूरी प्रोसेस सिर्फ यहीं पर खत्म नहीं होती। इसका दूसरा पहलू और भी ज्यादा हैरान करने वाला है। जैसा कि हमने देखा कि चांद तो दूर जा ही रहा है, पर धरती भी अपनी एक्सिस पर धीमी गति से घूम रही है, जिसका मतलब ये हुआ कि धरती पर दिन की लंबाई लगातार बढ़ती जा रही है। वैज्ञानिकों के अनुसार 1600 के बाद से हमारी धरती पर दिन की लंबाई हर सदी 1.09 मिलीसेकंड तक बढ़ जाती है। कुछ और एस्टिमेट्स ये कहते हैं कि ये आंकड़ा 1.78 मिलीसेकंड्स पर सेंचुरी है, यानी कि हर एक सदी में दिन 1.78 मिलीसेकंड बड़ा होता जा रहा है। अगेन ये टाइम आपको बहुत कम लगेगा, लेकिन अगर आप इसे एक बड़े टाइम स्केल पर देखेंगे तो आपको तस्वीर एकदम साफ दिखाई देगी। हमारी धरती का जन्म करीब 4.5 अरब साल पहले हुआ था। अनुमान के मुताबिक सौरमंडल के बनने के करीब 50 मिलियन साल बाद पृथ्वी को हमारा चांद मिला, एक भयानक टकराव के बाद। मंगल ग्रह के आकार का थिया नाम का एक ग्रह पृथ्वी से आकर टकरा जाता है, जिससे हमारे चांद का निर्माण होता है। और जियोलॉजिकल एविडेंसेस ये बात साफ करते हैं कि धरती पर और चांद पर एक ही जैसी चट्टानें पाई गई हैं, जिससे ये पता चलता है कि इतिहास में धरती और चांद बहुत पास थे। आज की अगर बात करें तो चांद हमसे 3,84,400 किलोमीटर दूर है, लेकिन स्टडीज से हमें ये पता चला है कि 3.2 अरब साल पहले जब धरती पर टेक्टोनिक प्लेट्स ने चलना शुरू ही किया था, तब चांद धरती से सिर्फ 2,70,000 किलोमीटर दूर था, आज की दूरी का करीब 70%। वहीं दूसरी ओर जहां आज धरती पर एक दिन 24 घंटों का होता है, लेकिन उस समय उन 24 घंटों में 2 बार सनसेट और सनराइज होता था। उस समय दिन और रात इतनी जल्दी होते थे कि दिन और रात का तापमान लगभग एक ही जैसा होता था। सूरज के ढलने के बाद एनवायरनमेंट और जमीन को अपना तापमान कम करने का मौका ही नहीं मिल पाता था कि दोबारा से दिन हो जाता। और वैज्ञानिक मानते हैं कि इसी चीज ने धरती पर फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स की बायोकेमिस्ट्री पर एक गहरा असर डाला था। स्टडीज के दौरान एक और हैरान करने वाली बात ये सामने आई कि ल्यूनर रिसेशन की स्पीड थ्रू आउट द हिस्ट्री एक जैसी नहीं रही, यानी कि कभी तो चांद धीमे से दूर गया और कभी बहुत तेजी से। करीब 550 से 625 मिलियन साल के पीरियड के दौरान चांद हमसे हर साल 7 सेंटीमीटर दूर जाता रहा। खैर अभी ये स्पीड 3.8 सेंटीमीटर के करीब है।
थ्रू आउट द हिस्ट्री ऐसा ही होता आया है और इन फ्यूचर भी ऐसा ही होगा। दरअसल अभी हम जिस पीरियड में हैं उसमें रेट ऑफ रिसेशन अनयूजुअली हाई है, क्योंकि आज की स्पीड से अगर चांद पृथ्वी से दूर जा रहा होता तो उसके बनने के बाद से आज तक का डिस्टेंस ये महज 1.5 अरब साल में ही पूरा कर लेता। लेकिन हमें पता है कि चांद 4.5 अरब साल से है, जिससे ये पता चलता है कि इतिहास में ये स्पीड बहुत कम रही होगी। लेकिन इसकी स्पीड के कम ज्यादा होने के पीछे की वजह क्या है? द अटलांटिक ओशियन। वैज्ञानिक मानते हैं कि आज के समय धरती पर टाइडल ड्रैग 3 गुना बढ़ चुका है। पहले ये इतना ज्यादा कभी नहीं हुआ था और इसका सीधा कारण है द साइज ऑफ अटलांटिक ओशियन। स्टडीज में ये पता चला है कि धरती पर महाद्वीपों की कॉन्फ़िगरेशन कुछ इस प्रकार है कि नॉर्थ अटलांटिक ओशियन का बेसिन एकदम सही प्रोपोर्शन में है कि वो एक रेजोनेंस इफेक्ट जनरेट कर पाए। इस ओशन में मौजूद पानी उसी रेट से आगे पीछे जाता है जिस रेट से यहाँ पर टाइड्स बनती हैं और इसी से एक रेजोनेंस इफेक्ट जनरेट होता है। नॉर्मल टाइड के बजाय बड़ी टाइड्स बनने लगती हैं। बड़ी टाइड्स मतलब ज्यादा ड्रैग। इससे पृथ्वी तेजी से स्लो होगी और इसका असर ये होगा कि चांद तेजी से पीछे जाएगा। अगर नॉर्थ अटलांटिक ओशन थोड़ा ज्यादा बड़ा या थोड़ा छोटा होता तो हमें ये अनयूजुअल स्पीड न देखने को मिलती। अगर आप कुछ मिलियन साल पहले टाइडल स्ट्रेंथ देखेंगे तो वो इतनी नहीं थी, क्योंकि उस समय कॉन्टिनेंट्स की पोजीशन कुछ और थी। ये चीज भी एक टाइम पीरियड के बाद रिपीट होती है। मॉडल्स ये बताते हैं कि आने वाले 150 मिलियन साल बाद ये फिर से रिपीट होगी और 250 मिलियन साल बाद ये दोबारा से खत्म हो जाएगी और उस समय एक नया सुपर कॉन्टिनेंट फॉर्म होगा। धरती की जियोग्राफी हमेशा बदलती रहती है। तो क्या इसका मतलब यह है कि भविष्य में एक समय ऐसा आएगा कि हमारी पृथ्वी का कोई भी चांद नहीं होगा? ये समय कभी नहीं आएगा। चांद कितना भी तेज भाग ले, लेकिन वो धरती से दूर नहीं जा पाएगा, क्योंकि उससे पहले ही आने वाले 5 से 10 अरब साल में हमारा सूरज एक दैत्याकार रूप लेगा और मरने से पहले ही करीब आधे सौर मंडल को निगल जाएगा। जहां तक सवाल है मानव जाति का, तो हम इंसान अगर आपस में लड़कर खत्म न हुए तो ये इवेंट हमें देखने को जरूर मिलेगा। शायद हम किसी दूसरे ग्रह से इस इवेंट को देख रहे हों और शायद आपकी ही पीढ़ी का कोई बच्चा हमारी इस वीडियो को भी देख रहा हो। लेकिन अभी ये खतरा सिर्फ कुदरती नहीं है। हमारे दिन बड़े इसलिए भी हो रहे हैं क्योंकि हम खुद ग्लोबल वार्मिंग करने पर तुले हुए हैं। हमें पता है कि धरती पर मौजूद पानी का ज्यादातर हिस्सा ग्लेशियर्स के रूप में जमा हुआ है, लेकिन क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग और हमारी एक्टिविटीज की वजह से ग्लेशियर्स लगातार पिघल रहे हैं। समुद्रों में पानी की मात्रा लगातार बढ़ती जा रही है, जिससे टाइड्स और भी ज्यादा बड़ी होती जा रही हैं और धरती और भी ज्यादा ड्रैग महसूस कर रही है और इसकी स्पिन और भी ज्यादा स्लो होती जा रही है। करीब 600 से 900 मिलियन साल पहले जब धरती पर आइस एज थी, धरती एक स्नोबॉल बनी हुई थी, तब कोई भी टाइड्स धरती पर देखने को नहीं मिलती थी, जिसकी वजह से ड्रैग बहुत कम था और उस स्पेसिफिक पीरियड में ल्यूनर रिसेशन ड्रामेटिकली स्लो हो गया था, जिससे पता चलता है कि कहीं न कहीं इसके लिए हम भी जिम्मेवार हैं। ग्लोबल वार्मिंग सिर्फ हमारे प्लेनेट को ही गर्म नहीं कर रहा, बल्कि उसका असर हमारी सोच से कहीं ज्यादा है। खैर, चांद तो आखिरी समय तक धरती के साथ बना रहेगा। भले ही ये दूर जा रहा है, लेकिन ये कभी दूर नहीं जा पाएगा। पर हमें जरूर ये समझना होगा कि हमारी एक्टिविटीज का रिजल्ट सिर्फ हमें नहीं, बल्कि हमारी आने वाली पीढ़ियों को भी भुगतना होगा। लेकिन एक रिसर्च में ये पाया गया है कि ल्यूनर डस्ट हमारी पृथ्वी पर ग्लोबल वार्मिंग की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकती है। दोस्तों, ल्यूनर रिसेशन में हमारी भूमिका क्या है और इस पर आपके क्या विचार हैं, हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक और दोस्तों में शेयर जरूर कीजिए। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन इनेबल जरूर कर लें। दोस्तों, जल्द मिलेंगे ऐसे ही एक और नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ।
तब तक के लिए स्टे क्यूरियस, बी हैप्पी। नमस्कार।